नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के थर्ड चैप्टर के बारे में, यानी तीसरे चैप्टर के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें पहले चैप्टर में मतलब कि पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन देखा कि यानी हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा एक प्रकार से भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में कि एक प्रकार से भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे रही। प्रथम सेमेस्टर में मतलब कि प्रथम चैप्टर में हमने देखा कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के जो विभिन्न आयाम है, खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हम लोगों ने प्रथम चैप्टर में देखा। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक प्रकार से सेकंड चैप्टर देखा, जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था को आकार देने वाले जो विभिन्न कारक हैं उन कारकों के बारे में समझा। सेकंड चैप्टर में अभी 2-3 दिन पहले क्लास हुई है। इसके बाद में आज का जो वीडियो है तीसरा चैप्टर है, इसमें हम लोग अर्धसंघवाद और गठबंधन की जो राजनीति होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अर्धसंघवाद बेसिकली एक प्रकार से इसको एक प्रकार से क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास हम करेंगे। गठबंधन की राजनीति क्या होती है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी जिसको आप जो है कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। या एक प्रकार से जब आप 2 पार्टी मिलकर के कोई सरकार बनाती है, जैसे कि अभी भाजपा की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार है। भाजपा की सरकार कहना उचित ना होगा, क्योंकि भाजपा एक प्रकार से पूर्ण बहुमत में नहीं थी अब की बार। ऐसी स्थिति में उसको मदद लेनी पड़ी दूसरे दलों से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो गठबंधन की सरकार जो होती, कई जो पार्टी होती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई राजनीतिक दल मिलकर के जब सरकार बनाते हैं तो वो गठबंधन की राजनीति कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अर्धसंघीय एक प्रकार से क्या है, जब एकात्मक शासन और संघीय शासन दोनों के बीच का, यानी जिसमें एकात्मक शासन के भी गुण हो और संघीय शासन के भी गुण हो और दोनों को मिला दें तो बनता है अर्धसंघवाद। और भारत हमेशा से ही एक प्रकार से ऐसे बीच का रास्ता ढूंढता आ रहा है, प्राचीन काल से ही। आप देखें, जैसे भारत आज़ाद हुआ तो 2 शक्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी। एक थी अमेरिका शक्ति जो एक प्रकार से पूंजीवाद की विचारधारा को फॉलो कर रही थी, और दूसरी शक्ति थी रूस की जो एक प्रकार से साम्यवाद को फॉलो कर रही थी, समाजवाद की बात करती थी। यानी कि सोशलिज्म एंड एक प्रकार से कैपिटलिज्म, 2 विचारधाराएं अपने उफान पर थीं। उस दौरान भारत ने भी मध्यवर्ती चूज किया और भारत ने कहा कि भैया हम क्या होंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी हम ना तो अमेरिका का पूर्ण फेवर करेंगे ना ही पूर्ण फेवर रूस का करेंगे, हम दोनों से कुछ कुछ विशेषताओं को लेंगे, एक नई विशेषता बनाएंगे और अपना एक नया अस्तित्व कायम करेंगे। ये है भारत। तो भारत हमेशा से ऐसा रहा है, तो क्यों इसमें राजनीति के मामलों में पीछे रहे, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अर्धसंघवाद और गठबंधन की राजनीति के बारे में। तीसरा चैप्टर है आपका अर्धसंघवाद एवं गठबंधन, ठीक है, यानी कि क्वासी फेडरलिज्म एंड कोलिशन, ठीक है। अर्धसंघवाद क्या है, सबसे पहले अर्धसंघवाद के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद में गठबंधन की राजनीति के बारे में समझेंगे। अर्धसंघवाद बेसिकली है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आप अति लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि अर्धसंघवाद क्या है, तो आप जो 50 शब्दों में लिखने के लिए लिख करके बोला जाता है यही लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो और भी चीज़ें आपको लिख देनी है। देखिए, व्हाट इज क्वासी फेडरलिज्म, अर्धसंघवाद, आधा संघवाद, आधा एकात्मक के गुण आधा संघ के गुण। इसका अर्थ होता है एकात्मक राज्य और एक संघ, यानी कि एक यूनियन राज्य, इनके बीच का राज्य, एक मध्यवर्ती रूप, ठीक है। यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं दोनों को जोड़ने का काम करती है, दोनों के बीच में एक सेतु का काम, एक पुल का काम करने का प्रयास करती है। संघीय सिद्धांतकार जो हैं उनका नाम है केसी वेयर। केसी वेयर बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं। इन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति या भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो जो है क्वासी फेडरलिज्म जो है नेचर है, यानी कि वो एक प्रकार से अर्धसंघीय प्रकृति का संविधान है भारतीय संविधान। सतपाल बनाम पंजाब राज्य का एक केस आया, और मतलब सतपाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य एक प्रकार से को लेकर के केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1969 में, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भारत का संविधान संघीय और एकात्मक की तुलना में, संघात्मक या एकात्मक की तुलना में अधिक अर्धसंघीय, यानी कि भारतीय संविधान अधिक अर्धसंघीय है एकात्मक और संघीय की तुलना में, ठीक है। यानी कि अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो कानून की भांति काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हो गया वो एक प्रकार से भविष्य के निर्णयों के लिए कानून या एक उदाहरण के तौर पर जाने जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक प्रकार से ये अभिलेखीय न्यायालय माने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय क्यों है, अभिलेखीय न्यायालय मतलब क्या होता है कि इसकी निर्णय जो होते हैं वो लिखे जाते हैं कि फलाने केस में ये निर्णय फलाने जज की बेंच ने दिया था।
अब वो जज ने जो निर्णय दिया था, किस सिचुएशन में दिया था, वो एक प्रकार से जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो सारे के सारे जो निर्णय होते हैं उनको याद करते हैं या उनको तर्क के रूप में इकट्ठा करते हैं, और कोई दूसरा निर्णय आता है, उसी टाइप का केस आता है तो उसमें जाकर के वो निर्णय देते कि अरे जज साहब क्या कहाँ भाग रहे हो, ये तो फलाने जज ने उस समय 1969 में ऐसा निर्णय दिया था, आप कैसे बदल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, उसकी जो एक बार निर्णय हो गया तो वो एक प्रकार से कानून की भांति काम करता है आगे के निर्णयों के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें होता है। कभी कभी जो बड़े बड़े वकील होते हैं, जो वृद्ध वकील होते हैं, उनके सामने समक्ष जज जो होते हैं वो डर जाते हैं। जज एक प्रकार से आप सोचो, इसीलिए कई जज की बेंच बैठती, जो एक जज ना दिमाग काम कर पाए, दूसरा तीसरा चार पाँच जज, 3 जज, 7 जज, इन सभी की बेंच बनती है, बैठक बनती है, ठीक है। तो वो सब निर्णय लेते हैं, तो इसलिए एक प्रकार से ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो लिखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। आप लोग जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया होगा। अर्धसंघवाद या केंद्रीयकृत संघवाद के उद्देश्य क्या होते हैं। अर्धसंघवाद को आप केंद्रीकृत संघवाद भी कह सकते हैं, यानी ऐसा संघवाद जिसमें संघ तो है लेकिन संघ एक प्रकार से केंद्रीकृत संघ है, जिसमें केंद्र ज़्यादा पावरफुल है और राज्य कम पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है, ठीक है। एम्स ऑफ क्वासी फेडरलिज्म, यानी कि अर्धसंघवाद के क्या उद्देश्य रहे हैं, ठीक है, किन उद्देश्यों को लेकर के भारत में ये चीज़ें लागू हुई। अर्धसंघवाद या केंद्रीकृत संघवाद के भारत में लागू होने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था महोदय कि भारत का विभाजन, यानी भारत बट चुका था, तत्कालिक परिस्थितियां भी एक प्रकार से ऐसी थीं कि यही व्यवस्था लागू करनी पड़ी, क्योंकि भारत बट रहा था उस दौरान। भारत में जो राज्य थे वो एक प्रकार से कब इधर से उधर हो जाते कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए ऐसा अर्धसंघवाद की व्यवस्था करना बहुत उचित था। थोड़ा सा जो है संघवाद में ढिलाओ और थोड़ा सा एक प्रकार से जो है मतलब कि जो क्या बोलते हैं संघवाद और एक प्रकार से जो एकात्मक शासन है उसमें एक प्रकार से थोड़ा बहुत लचीलापन लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान और भारत 2 राज्य बन चुके थे, जो 2 देश बन चुके थे। अब इसमें क्या था कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी लगातार कोई पाकिस्तान की तरफ भाग रहा था, कोई इंडिया की तरफ भाग रहा था, ऐसे में भारत को एक प्रकार थोड़ा सा लचीलापन दिखाने की ज़रूरत थी। यानी कि पहला उद्देश्य यही रहा अर्धसंघवाद का भारत में लागू होने का, कि भारत का विभाजन हुआ था, मतलब उसी दौरान जब भारत आज़ाद हुआ, और दूसरी बात तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि एक प्रकार से पूर्ण रूप से संघात्मक या एकात्मक शासन लागू किया जाए, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा उद्देश्य ये था राष्ट्रीय नागरिक पहचान बनाने की दिशा में अत्यधिक पदानुक्रमित तथा एवं भेदभाव समाज में सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन करना था। यानी कि इसको पुनर्गठन करने के लिए ताकि समाज में कोई भेदभाव ना हो, समाज के सभी लोग एक ही नागरिक हों। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एक प्रकार से 2 नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता की बात अमेरिका के संविधान करता है। यानी भारत में मतलब अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना राज्य है, स्टेट है, अब अर्जेंटीना के भी आप नागरिक होते हैं, अर्जेंटीना का भी आधार कार्ड आपका होगा, और जो देश होता है अमेरिका वहाँ का भी नागरिकता दोनों जगहों की होगी। लेकिन भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता है। भारत में केवल आप भारत के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप भारत के नागरिक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत की इकहरी नागरिकता है। तो इसलिए तीसरी बात, कल्याणकारी राज्य के निर्माण के संबंध में एक प्रकार से संघीय एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कल्याणकारी एक देश को वेलफेयर बनाने के लिए, देश में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व बनाए रखने के लिए, देश को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को एक प्रकार से उचित एक प्रकार से सैलरी या उचित तरीके से उनका जीवन यापन करवाने के लिए ज़रूरी था कि एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य के निर्माण किया जाए। और कल्याणकारी राज्य के निर्माण की बात भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, DPSPs है, वो भी करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए चौथा उद्देश्य ये था कि अंतर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, जो एक प्रकार से क्षेत्र में या भारतीय क्षेत्र में या किसी एक क्षेत्र में कहीं पर कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, इसकी जो खाई है इसको पाटने के लिए अर्धसंघवाद की व्यवस्था भी की गई। तो इस तरीके से कई उद्देश्य थे जिसके कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, भारतीय राज्य की अर्धसंघीय विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य की अर्धसंघीय विशेषताएं, यानी कि क्वासी फेडरलिज्म या क्वासी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। पहली बात, अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्यों की विनाशकारी प्रकृति, दूसरे संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई प्रभुत्व नहीं है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं अथवा नाम को परिवर्तित कर सकती है। संसद के पास ये पावर है, ठीक है, भारतीय संसद के पास ये पावर है कि कोई राज्य
भारत देश से अलग नहीं हो सकता, भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत से अलग होने के लिए मतलब अलग नहीं हो सकता किसी भी मामले में। भारत का कोई भी टुकड़ा भारत से अलग नहीं हो सकता, वो भारत का ही अंग है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि भारत का अगर कोई राज्य है उसमें कोई चेंजमेंट करना है, उसमें कोई बंटवारा करना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बंटवारा करना था, तो अनुच्छेद 3 में बातें लिखी हैं, इसके तहत हो सकता है। यानी कि राज्यों का नाम बदलना हुआ, या एक प्रकार से राज्य की सीमा में कोई चेंजमेंट करना हुआ, राज्यों को एक प्रकार से बांटना हुआ 2 भागों में, या उसको एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश बनाना हुआ, तो एक प्रकार से भारतीय संविधान में ये चीज़ें वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ये एक प्रकार से पहली बात। तो भारतीय राज्य की अर्थसंघीय विशेषता पहली यही है कि अनुच्छेद 3 जो है एक प्रकार से पूर्ण रूप से मुक्त किसी राज्य को नहीं करता है, उस पर एक प्रकार से केंद्र का अधिकार है। दूसरी विशेषता भारतीय अर्धसंघवाद की ये है कि एकल संविधान है यहाँ का, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा भैया? एकल संविधान है, इसलिए यहाँ ये अर्धसंघ है। इसमें कैसा? देखिए, यह पूर्ण संघ व स्टार्स दोनों पर पारित होता है, यानी कि एक प्रकार से ये पूर्ण संघ के रूप में भी ठीक होता है और एक एकात्मक शासन के रूप में भी दिखाई पड़ता है। एक सच्चे संघ में संघ व राज्यों के लिए भिन्न भिन्न संविधान होते हैं, जबकि भारत में एकल संविधान है, एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन जब से एक प्रकार से धारा 370 को हटाया गया, तब से अब भारत का एक ही संविधान है और उसी एक ही झंडा भारत का है। हर एक जगह पर एक ही संविधान लागू होगा, एक ही नियम लागू होंगे। कुछ एरिया इसको छोड़ दें अगर, तो जो जनजातीय एरिया है वहाँ पर। तीसरी विशेषता, राज्यसभा में राज्यों का एक जैसा प्रतिनिधित्व तो नहीं है। राज्यसभा में निम्न जनसंख्या वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की प्रतिनिधि अधिक है, यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही राज्यों में सांसद जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो सांसद होते हैं राज्यसभा में हर एक एरिया से जाते हैं, हर एक राज्य से जाते हैं, लेकिन उस राज्य में अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ से एक प्रकार से कम जाएंगे और जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि फिक्स है कि अब गोवा छोटा देश छोटा राज्य तो वहाँ से 10 जाएंगे और हर एक राज्य से 10 जाएंगे, ऐसा नहीं। गोवा से मान लेते 1-2 चले गए, या एक प्रकार से मणिपुर से 1 ही आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, इस तरीके से। अब उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जाएंगे, तो इस तरीके से जनसंख्या के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करी गई हैं, ठीक है। चौथी विशेषता यह है कि आपातकालीन प्रावधान भारत में किया गया है। आपातकालीन प्रावधान मतलब कि क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब एक प्रकार से राज्य अपने काम सही तरीके से नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में केंद्र को अधिकार है कि वो एक प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था कर सकते हैं। भारत के संविधान के भाग जो है आप देखेंगे, भाग संख्या कितना, ये आपका 10 है और ये 8 है। 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक समाहित है। ये एक प्रकार से 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधान समाहित है। आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र सरकार सबसे शक्तिमान हो जाती है तथा राज्य केंद्र के संपूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति शासन लगना हुआ, चाहे वित्तीय आपातकाल की बात हुई और चाहे एक प्रकार से आपातकाल की बात हुई, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये 3 हैं जो कि एक प्रकार से अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक वर्णित किए गए हैं, जो राष्ट्रपति शासन या केंद्र को पावरफुल में लाते हैं। 5वीं विशेषता, अखिल भारतीय सेवाएं। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत संघवाद के सिद्धांत का तिरस्कार करती हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत संघवाद के जो सिद्धांत हैं, संघवाद के सिद्धांत को नकारती हैं। ये भी एक विशेषता है। 6ठी विशेषता ये है भैया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो होता है, यानी कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर की नियुक्ति करता है। हर एक राज्य में आप देखते हैं, या 2 राज्यों का एक ही गवर्नर भी हो सकता है। जो दो छोटे राज्य हैं तो उन 2 छोटे राज्यों का एक ही गवर्नर हो सकता है, यानी राज्यपाल एक ही हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और वह केंद्र के प्रतिनिधि, यानी कि जो संघ होते से मान लेते हैं, अब यूपी में मान लेते हैं अभी अखिलेश यादव की सरकार होती और मान लेते हैं सरकार केंद्र में किसकी है? मोदी जी की है। तो राष्ट्रपति एक प्रकार से मोदी जी के ही जाहिर सी बातें होंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यपाल नियुक्त करेंगे। अब वो राज्यपाल जो होंगे वो एक प्रकार से निगरानी रखेंगे मुख्यमंत्री पर, अखिलेश यादव पर, कि अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे हैं। अभी तो योगी जी कर रहे हैं तो भाई तालमेल है चूंकि भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर मान लेते हैं अखिलेश यादव आते हैं तो उसमें एक प्रकार से जो राज्यपाल होंगे वो एक प्रकार से उन्हीं के होंगे, यानी कि केंद्र के होंगे। और जब भी अखिलेश यादव या एक प्रकार से कोई भी पार्टी का जो मुखिया होगा उसकी सरकार होगी और वो गलत काम करेगा या कोई ऐसा काम करेगा जो संविधान के खिलाफ है, तो एक प्रकार से उसके खिलाफ अधिकार है केंद्र को कि केंद्र अपने हाथों में पावर ले ले और राज्यपाल वहां पर एकदम से मुख्यमंत्री की भूमिका में आ जाएगा, यानी राज्यपाल उस समय एकदम से पावरफुल हो जाएगा।
तो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में रहता है, राज्यों में कार्य करता है, उसके द्वारा केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखता है। यानी केंद्र एक जो होते हैं वो पावरफुल है। भारत में केंद्र यानी संघ जो है पावरफुल है और वो राज्यों पर अपना नियंत्रण रखता है राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जिसकी केंद्र में एक प्रकार से सरकार होती है। यानी केंद्र में जो सरकार होती है, अगर पिछले 10 सालों से सरकार है या तो एक प्रकार से वो केंद्र में राष्ट्रपति वही बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार से सांसद और विधायक यही सब वोट देकर के बनाते हैं उनको। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता, सातवीं विशेषता ये है महोदय, देखिए सातवीं विशेषता, भारत में एक एकीकृत अथवा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। उच्च न्यायालय जो राज्यों में कार्य करती है और भारत के सबसे उच्च न्यायालय मतलब कि सबसे उच्च न्यायालय के अधीन है। मतलब कि जो भारत का एक प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय है उसके अधीन जो तमाम सारे उच्च न्यायालय हैं, हर एक राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। 2 राज्यों के 3 राज्यों के एक उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो एक प्रकार से काम करते हैं भारत में। इसके अलावा राज्य के विधेयकों पर संघ वीटो, ठीक है, राज्य के जो विधेयक होते हैं उन पर संघ वीटो, यानी राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका के माध्यम से लागू कुछ प्रकार के कानूनों को रखने का प्रभुत्व है। यहाँ तक कि भारत में 3 सूचियाँ काम करती हैं, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। यानी कि यह शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। लेकिन अगर अब क्या हो, ऐसी सिचुएशन हो कि एक ही मुद्दे पर राज्य सरकार ने कानून बनाया हुआ है, अच्छा केंद्र को लगता है कि यह कानून उचित नहीं है, तो केंद्र सरकार एक नया कानून उस मुद्दे पर बना देगी और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही मुद्दे पर कानून बना देगी तो उस दौरान मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा, वो स्थगित हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी केंद्र हमेशा पावरफुल होता है, केंद्र के अंतर्गत ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से भारतीय संविधान के ये अर्धसंघवाद के एक प्रकार से जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई। अच्छा, अर्धसंघवाद का क्या लाभ होता है इसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ को समझ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कोसी फेडरलिज्म, देखिए राष्ट्रीय एकता इससे बनी रहती है। अनुच्छेद 356 जैसे कई प्रावधानों से अलगाववादी प्रवृत्ति से निपटा जा सकता है। देखिए 356 में एक प्रकार से मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति शासन लगाना हुआ या एक प्रकार से मान लेते हैं कोई दिक्कत हुई तो आपातकाल की स्थिति लगा दी, तो इस तरीके से 356, 352 और 360 ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सहयोग और समन्वय एक प्रकार से बना रहता है। एक अर्धसंघीय संरचना केंद्र को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के समन्वय की अनुमति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए केंद्र व राज्य के महामारी के विरुद्ध सहयोग किया, जैसे केंद्र और राज्य सभी ने मिलकर के कोरोना वायरस आया था, उसमें एक प्रकार से आप देखते हैं केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग मिला और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें संपन्न हो गई। ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान, जो अंतर्राज्यीय संघर्ष होते हैं उनका समाधान भी केंद्र कर देता है। एक अर्धसंघीय ढांचा केंद्र को अंतर्राज्यीय विवाद के मुद्दे के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई 2 राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में सीमा विवाद हो गया, या उत्तर प्रदेश और बंगाल या बिहार के बीच में नदी के जल को लेकर के बंटवारा करने में विवाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो निर्णय देगा, उसको मानना पड़ेगा, या केंद्र सरकार जो बोलेगी उसको दोनों राज्यों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, विवाद, नदी जल विवाद, ये एक प्रकार से आए दिनों नदी जल विवाद और सीमा को लेकर के विवाद राज्यों के बीच में भी होते रहे हैं। ठीक है, तो उसको निपटाने के लिए केंद्र एक प्रकार से जरूरी होता है उसका पावरफुल होना। इसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत जरूरी होता है एक प्रकार से अर्धसंघवाद। भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का सृजन नहीं करने का फैसला तत्कालीन अनिर्धारित परिदृश्यों को देखते हुए लिया था, ताकि एक प्रकार से क्या हो कि चीज़ें एक प्रकार से गड़बड़ ना हो। ठीक है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग के साथ अन्य भारतीय राज्यों में भी पृथक राज्य की निर्माण की कुछ मांगें उठ रही थी। मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे कि दलितों की एक अलग देश बनाया जाए, कुछ लोग मुसलमानों को लेकर के अलग मांग कर रहे थे, कुछ लोग एक प्रकार से मतलब अलग अलग जो संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर अर्धसंघवाद की व्यवस्था ना होती तो कहीं ना कहीं पे और एक आध देश की एक प्रकार से बढ़ जाती है। फलतः संविधान में अनुच्छेद 356 जैसे कई प्रावधान जोड़े गए ताकि एक प्रकार से कोई देश छटक ना, मतलब कोई राज्य जो है छटक ना पाए, भारत से अलग ना हो पाए। एकात्मक विशेषताओं वाली एक संघीय संरचना ने इस प्रकार के परिदृश्यों से निपटने के लिए एक अवसर दिया। इस तरीके से एक प्रकार से ये एक लाभ रहा, राष्ट्रीय एकीकरण में एक प्रकार से एक लाभ के रूप में सामने आया। इसके अलावा सहयोग और समन्वय भी एक लाभ है अर्धसंघवाद का।
एक अर्धसंघीय संरचना ही केंद्र को पल्स पोलियो कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का समन्वय करने का मौका प्रदान करती है। जब राज्य और केंद्र दोनों एक प्रकार से तालमेल बनाएंगे तभी एक प्रकार से किसी भी महामारी या किसी भी रोग से या किसी भी खतरे से निपटा जा सकता है। हाल ही में कोविड-19 के समय कई राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का आवंटन एक केंद्रीय प्राधिकार की वजह से ही संभव हो सका। कई राज्यों में जो है एक प्रकार से ऑक्सीजन खत्म हो गया था, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन मुहैया करवाया गया उन राज्यों को। तो कहीं ना कहीं पे केंद्र सरकार ने मदद करी है राज्यों की। राज्यों में अगर कोई दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार खुल करके उसकी मदद करती रहती है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रकार से तालमेल बना रहता है, सहयोग और समन्वय ये आपको देखने को मिलता है केंद्र और राज्य में, ठीक है। इसके अलावा एकल बाजार अर्थव्यवस्था हो जाती है इससे। अर्धसंघीय रूपरेखा भारत को विश्व के लिए एक एकल बाजार के रूप में विकसित होने का मौका प्रदान करती है। हाल ही में लाई गई वस्तु और सेवा कर मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसको आप जीएसटी बोलते हैं। 2017 में जीएसटी लागू की गई थी 1 जुलाई को। तो जीएसटी व्यवस्था ने भारत को एक एकल बाजार के रूप में उभरने की स्वीकृति प्रदान करी। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत में एक ही आयकर व्यवस्था पारित है, यानी इनकम टैक्स एक ही चलता है, हर एक राज्य का अलग नहीं चलता है। राज्यों के पास भिन्न आयकर पारित करने की शक्ति नहीं है, अतः भारतीय नागरिकों को दोहरे कराधान से रक्षा हुई है। दोहरे कराधान से भारतीय नागरिक बच सकते हैं, यानी कि अगर ऐसा होता कि भाई राज्य का अलग कराधान होता और देश का अलग कराधान होता तो ऐसे में जनता जो थी वो चपेट जाती और जनता को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। 7वां लाभ यह है कि प्रक्रियात्मक सुगमता है, यानी कि भारतीय संसदीय प्रणाली अपने द्विसदनीय विधानमंडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वास्तविक संघ के में विधि लागू करने की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक प्रक्रियात्मक सुगमता देती है। यानी अमेरिका में आप देखते हैं कि दोहरी नागरिकता है और दो एक प्रकार से राज्य अपने हिसाब से चलते हैं, और मतलब अमेरिका के राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य भारत से अलग कभी नहीं हो सकते, मतलब कभी भी नहीं हो सकते। भारत का एक भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत में दूसरे देश का हिस्सा मिलाया जा सकता है, लेकिन भारत से कोई जा नहीं सकता, ठीक है। आने का तो रास्ता है, जाने का नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था उच्च सदन में राज्यों का सही प्रतिनिधित्व भी निर्धारित करती है। कुल मिलाकर के भारत में लोकसभा राज्यसभा चलती है और एक प्रकार से राष्ट्रपति भी होते हैं, और इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा अगली जो लाभ है इसका, वह है अंतर राज्य विवादों का समाधान। भारत चूंकि अर्धसंघीय ढांचा केंद्र को अंतर राज्य विवादों में बिचौलियों के रूप में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। मतलब कि केंद्र दो राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो जाती है, जैसे उदाहरण के लिए सीमा विवाद हो गया, नदी जल विवाद हो गया, तो इसमें भी मदद करती है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद जो 262 है, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का अधिनिर्णय करता है। तो इस तरीके से भारतीय जो संघवाद मतलब भारतीय अर्धसंघवाद है, ये एक प्रकार से बड़ा परफेक्ट है भारतीय परिदृश्य के लिए, भारतीय सिचुएशन के लिए, भारतीय स्थिति के लिए। और जब संविधान भारत का लागू हो रहा था, बनाया जा रहा था, उस दौरान ऐसी सिचुएशन थी कि इस तरीके के नियम कायदे लागू किए जाए। हालांकि एक प्रकार से भारतीय संविधान हमेशा से परिवर्तन की प्रकृति पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता रहा है। भारतीय संविधान में अब तक लगभग 104-5 या और भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो है वो इस मामले में पीछे नहीं रहा है, वो एक प्रकार से परिवर्तन से पीछे नहीं रहा है। इसलिए भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद मतलब जोड़े गए, संविधान में संशोधन हुआ। अर्धसंघीय प्रणाली की कुछ चुनौतियां भी रही हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। अर्धसंघीय प्रणाली की चुनौतियां यानी कि जो है चैलेंजेस ऑफ क्वेसी फेडरलिज्म सिस्टम, यानी कि जो कुछ कमियां रही हैं या सीमितताएं रही हैं, लिमिटेशंस रही हैं, उनके बारे में भी जाने। यानी कुछ तरफ अगर किसी भी मुद्दे के कुछ अगर फ़ायदे होते तो कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि हमेशा दोनों चीज़ें ज़रूर होती हैं। किसी भी मुद्दे में कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान आपके ज़रूर होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ऐसे ही भारतीय संघवाद या जो अर्धसंघीय प्रणाली है राजनीति की, इसमें भी कुछ सीमितताएं हैं, कुछ प्रावधान है, कुछ लिमिटेशंस हैं। केंद्र द्वारा शक्ति का गलत उपयोग कभी कभी इसमें कर लिया जाता है, यानी कि केंद्र की में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार। मान लेते हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में हो जाए भैया मायावती जी की सरकार। अब क्या हो, मायावती की सरकार हो जाए और मोदी जी मान लेते हैं मायावती जी को पसंद ना करते हों, मतलब ऐसी बात नहीं, मतलब वो कि उनकी सरकार को एक प्रकार से चाहते हों कि भाई इसे दिल्ली में था। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें केंद्र कभी कभी गलत फायदा भी उठा लेता है। राज्यों पर अगर थोड़ा सा भी आनाकानी हुई, तुरंत राष्ट्रपति शासन लग गया या फिर चीज़ें लग गई और उसको थोड़ा सा उसकी सीमितताएं, राज्यों की शक्तियों को दबा दिया गया। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। संविधान के संघीय प्रावधानों में सिर्फ राज्यों की अनुमति से ही संशोधन हो सकता है, ठीक है।
संविधान के जो संघीय प्रावधान है वहाँ पर सिर्फ राज्यों की सहमति अनुमति से संशोधन हो सकता है। संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के लिए भिन्न भिन्न सूची का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची मैंने आपको बताया तीनों, ठीक है। यद्यपि केंद्र प्रतिदिन राज्य के विषयों पर कानून बना करके इस प्रावधान का विरोध करता रहा है, हाल के 3 कृषि कानून भी इसका अनुमोदन करते रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो केंद्र ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर राज्यों को दबा करके जरूर रखा है, या राज्यों के जो एक प्रकार से निर्णय हैं उन पर कहीं ना कहीं पे एक ऊपर से खतरा, या एक प्रकार से राज्यों के कानूनों पर कहीं ना कहीं पे मंडरा रहा होता है कि राज्य अगर कानून बनाएंगे और वो केंद्र को पसंद नहीं आता है तो केंद्र तुरंत दाब देगा उसको, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं पे केंद्र के द्वारा शक्ति का गलत उपयोग किया जाता है ऐसी सिचुएशन में या अर्धसंघवाद में, ठीक है। दूसरी बात राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है ये बेसिकली निगरानी रखने के लिए होता है कि राज्य में जो दूसरी पार्टी की सरकार है वो कोई गलत काम ना करने पाए, कोई भ्रष्टाचार या कुछ ना करने पाए। हालांकि ये सही काफ़ी हद तक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल बिना मतलब के हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि राजनीति में ये सब होता रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो होती हैं राज्यपाल में समाहित होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। लेकिन अगर एक प्रकार से सिचुएशन अगर थोड़ा सा बदले तो राज्यपाल अपने हाथों में सारी सिचुएशन ले सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रावधान का आशय यह है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की क्षमता रखता है। यानी कि राज्य के जो एक प्रकार से महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता जो एक प्रकार से महाअधिवक्ता, अधिवक्ता माने वकील, जो एक प्रकार से राज्य के वकील होते हैं, उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। जो एक प्रकार से भारतीय सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं उन्हीं को महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है। और राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ये जो एक प्रकार चुनाव वगैरह करवाते हैं, उनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं 2, उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य में। केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अपनी राज्य इकाई अथवा गठबंधन साझेदारी किसी क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में बार बार राज्यपाल की शक्तियों का गलत उपयोग किया जाता है ताकि वो पार्टी हमको सहयोग करे, या एक प्रकार से ऐसी पार्टी जो एक प्रकार से केंद्र सरकार की समर्थन में नहीं है उसको थोड़ा सा एक प्रकार से झटका देने का काम, उसके बारे में थोड़ा सा उस पर ज़्यादा निगरानी रखने का काम, उस पर ज़्यादा लिमिटेशंस डालने का काम केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है, आज की कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी शक्ति यह है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य में एक प्रकार से मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या मंत्रिमंडल ध्वस्त हो गया है, मंत्रिमंडल में एक प्रकार से बहुत दिक्कतें हैं, और ऐसी स्थिति में राज्य सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन में क्या होगा, राज्यपाल जो होगा वो केंद्र के प्रधान, मतलब जो केंद्र के मुखिया होंगे राष्ट्रपति, उन्हीं के कहने के अकॉर्डिंग चलेगा। और राष्ट्रपति किसके अंडर में होते हैं, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जो कहता है वही राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर। आगे देखें, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब होता है कि जैसे कि रीजनलिज्म, अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचना, यानी केवल अपने ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, केवल अपने ही बारे में सोचना, अपने ही रीजनल एरिया के बारे में बढ़ने की बात करना, दूसरे की डिमोशन और अपने को प्रमोशन करने की बात करना, ठीक है, ये क्षेत्रवाद होता है। क्षेत्रवाद खुद को भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर स्वायत्तता की मांगों के द्वारा स्थापित करता है। अतः राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से जूझना पड़ता है, जो कि भारतीय संघ की मुख्य धारणा आघात की वजह बनता है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रवाद जो होता है कभी कभी हावी हो जाता है। जैसे आप देखें क्षेत्रवाद पश्चिम के देश जो होते हैं, खास करके पश्चिम के जो राज्य हैं, वहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना आपको अधिक मात्रा में दिखाई पड़ने लगती कभी कभी। हालांकि यहाँ पर देखेंगे अगला जो, तो ये था अर्धसंघवाद जिसके बारे में बताया। अब गठबंधन सरकार क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। गठबंधन क्या होता है, इसको आप कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो गठबंधन सरकार का एक रूप है जिसमें राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। यानी कि एक पार्टी से, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, एक सी पार्टी और एक डी पार्टी, ये 4-5 पार्टी मिलकर के एक प्रकार से जो सीट है उनकी पूरा कर लेते हैं बहुमत वाला, और सब मिलकर के सरकार बनाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं जो इंडी अलायंस था एक उसमें कई सारी पार्टियां शामिल थी। ऐसे ही एनडीए, इंडी अलायंस और एनडीए 2 सरकार हैं, मतलब 2 पार्टियां हैं बेसिकली भारत में राष्ट्रीय स्तर की। वैसे राष्ट्रीय स्तर की कई पार्टियां हैं, लेकिन ये 2 मुख्य रूप से एक प्रकार से प्रधानमंत्री की दावेदारी करती हैं। अब इंडी अलायंस जो था, बाकी पार्टी सभी पार्टियां उसमें शामिल थी, ठीक है। और बाकी जो ये अपना ये क्या बोलते हैं एनडीए था, इसमें भाजपा और एक प्रकार से 2-3 पार्टियां 4 पार्टियां और शामिल थी,
पार्टी जो एक प्रकार से मिलकर के सरकार का निर्माण की है, सरकार बनाई अब की बार। ठीक है, यह व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत अगर प्राप्त नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से सरकार बना पाएँ। ठीक है, गठबंधन शब्द जो है अंग्रेजी के कोलिशन शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ? कोलिशन शब्द से। इसका अनुवाद है जो कि लैटिन शब्द के कोलिसियो शब्द से बना हो, कोलिसियो शब्द से निकला हुआ है कोलिशन, और कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। यह शब्द जो है कोलैसर अर्थात सम्मिलन या सह या साथ साथ या अलसैर अर्थात मिलन बढ़ना का क्रिया संबंधी सत्तावाचक शब्द है, जिसका आशय होता है बढ़ना या साथ साथ आगे बढ़ना। ठीक है, कुल मिलाकर के ये मतलब होता है कि साथ साथ आगे बढ़ना। इस प्रकार गठबंधन का आशय होता है सम्मिलन की क्रिया या एक निकाय दलों के एक संघ में संगठित होना। ठीक है, एक दल के रूप में आगे बढ़ना। कई दल मिलकर के जब एक पार्टी बनाते हैं, एक दल का निर्माण करके और सरकार बनाते हैं, तो वही होती गठबंधन की सरकार। विशिष्ट राजनीतिक विषय में गठबंधन शब्द किसी एकल सरकार को बनाने हेतु राजनीतिक ताकतों के एक गठजोड़ या अस्थायी संगठन को संकेतित करता है कि वह संगठन कभी भी भंग हो सकता है। ऐसे गठबंधन किसी लोकतांत्रिक राज्य में किसी बहुदलीय प्रणाली की आकस्मिक जरूरतों के परिणामस्वरूप सीधे पैदा होते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मोदी जी को एक प्रकार ज़रूरत थी एक प्रकार से गठबंधन की, एनडीए की। एनडीए एक प्रकार से बना और एनडीए में एक प्रकार से जो लोग एक प्रकार मतलब कि अगर मोदी जी को मान लेते और भी कम सीटें मिलती तो और किसी पार्टी को एक प्रकार से सोचते कि वो हमारे पक्ष में आ जाए और सरकार बना ली जाए। इस तरीके से गठबंधन जो होते हैं चुनाव के बाद में आकस्मिक तरीके से अचानक से बनाए जाते, ताकि अगर आपका पूरा हो जाता है, पूरा पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ऐसे में आपको सहारा लेना पड़ता है। गठबंधन सरकारों को साधारणतः उन एक दलीय सरकारों के विषम रूप से में देखा जाता है जिनमें एक दल की ही सरकार बनाता है। ठीक है, एक दलीय सरकार आप देखते हैं बेसिकली जल्दी बनती नहीं है, अब जब बनती भी है तो एक प्रकार से उसमें भी कुछ ना कुछ इधर उधर से लेना पड़ता है। कोई गठबंधन किसी साधारण खतरे के ज्ञान से एक साथ लाए गए प्रतिद्वंदी राजनीतिक कर्ताओं का समूहीकरण होता है। ठीक है, या इस मान्यता के परिणाम स्वरूप उनके लक्ष्य अलग अलग रूप से कार्य करके प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गठबंधन की सरकार भंग भी हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाता। चूंकि क्या होता है, एक पार्टी बोलेगी कि भाई हमको ये बनाओ, एक पार्टी बोलेगी हमको ये बनाओ, ये काम करना है, काम नहीं करना, तो ऐसे में कोई बड़े निर्णय नहीं हो पाते हैं। जैसे मोदी जी की सरकार थी तो 370 हट गया, या एक प्रकार से और भी तमाम मुद्दे हुए, तो वो सब एक प्रकार से कैसे संभव हुआ, क्योंकि एक प्रकार से बहुमत की सरकार उनकी थी, इसलिए बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बड़े बड़े मसले हल किए, जो मसले आज से पहले भविष्य में लोग सोच नहीं पाते थे कि वो हल हो पाएगा, लेकिन उसको हल किए उन्होंने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जब उनकी पूर्ण बहुमत थी, लेकिन अब क्या होगा कि पूर्ण बहुमत है नहीं, ऐसी स्थिति में कोई दूसरा जो राजनीतिक दल है वो कहेगा कि भाई ये मुद्दा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर अगर आप कर बोलेंगे तो हम अपनी पार्टी हटा लेंगे, यानी कि हम दूसरे को बहुमत दे देंगे। अब दूसरे को बहुमत दे देंगे तो उसकी पार्टी बन जाएगी, इनकी पार्टी फिर गिर जाएगी, सरकार उसकी बन जाएगी। ठीक है, ये होता है। साधारण शब्दों में किसी गठबंधन को उस संसदीय या राजनीतिक समूहीकरण के रूप में लिया जाता है जो किसी दल या किसी गुट या किसी हित समूह की अपेक्षा कम टिकाऊ होता है। तो ये होता है गठबंधन। अच्छा, गठबंधन जो सरकार होती है इसके एक तरफ फायदे भी होते हैं, दूसरी तरफ बड़े नुकसान भी हैं। तो फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, गठबंधन सरकार के गुण और दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार के गुण और दोष निम्नलिखित हैं, समझे। प्रश्न परीक्षा में कई बार है। गुण क्या है, यानी क्वालिटी, और दोष यानी कि एक प्रकार से जो डीमोशंस हैं, मतलब कि डीमेरिट्स हैं वो। पहली बात, सरकार के कार्य यानी गुण जो होते हैं इसमें यह है कि सरकार के कार्य में कई हितों का एक आवास होता है, यानी कई हित मिलकर के एक निर्माण करते हैं, एक आवास बनता है। ठीक है, ये जो गठबंधन सरकार होती है। जबकि दोष इसका क्या है कि चूंकि ये अस्थिर हैं, कभी भी भंग हो सकते हैं, अस्थिरता के कारण से के लिए प्रमाण है। गठबंधन के सदस्यों के मध्य मतभेद के कारण से सरकार गिर जाती है, इसमें ये एक प्रकार से इसका दोष है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार से गठबंधन जो होता है, ये लोग, मैंने बताया नहीं कि भाई अगर कोई मुद्दा उनको पसंद है किसी पार्टी को, किसी को नहीं पसंद है, तो ऐसे में वो मुद्दा अगर उसमें मतलब पास कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, सरकारें गिर जाएगी, दूसरी पार्टी रिसिया जाएगी, मतलब कि गुस्सा जाएगी, और ऐसी स्थिति में दूसरी पार्टी से जाकर के मिल जाएगी, दूसरे गठबंधन से, और वो सरकार बना लेगी, यानी सरकार गिर जाती है इसमें, मतलब कि गठबंधन की सरकार में, ये इसका दोष है। ठीक है,
दूसरा इसका फायदा यह है कि गठबंधन सरकार अपेक्षाओं को पूर्ण करने और कई समूहों की शिकायतों के समाधान हेतु एक चैनल के रूप में कार्य करती है। चूँकि ये एक प्रकार से कई पार्टियों के मिलने से बनती है, तो कई पार्टियों की जो अलग अलग इलाकों के एक प्रकार से जो समस्याएं होती हैं उनका वो देखने का काम करती है और सभी चीज़ों के बारे में जानती है, हर एक मुद्दे को सुनती है, विपक्ष विपक्ष सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व सरकार के संसदीय स्वरूप का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को गठबंधन सरकार में कम कर दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पूर्व गठबंधन सहयोगियों से सलाह करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें एक प्रकार से ये इसका दोष है कि भाई कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रधानमंत्री को हर एक गठबंधन के जो पार्टीज़ हैं उनसे पूछना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब मोदी जी को कोई भी निर्णय लेना होगा तो गठबंधन जो हुआ है एनडीए वाला पहले से भी था, लेकिन जो हुआ तो उसमें अब ज़्यादा पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत है नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार भंग ना हो जाए, इस डर से ज़्यादा बड़े निर्णय अब नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा लाभ ये है कि भारत एक अत्यंत विविधता वाला देश है। अनेक संस्कृतियां हैं यहाँ पर, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां रहती हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तमाम प्रकार के जातीय समूह हैं। इसका अर्थ यह है कि गठबंधन सरकार की प्रकृति अधिक प्रतिनिधि है और मतदाताओं की लोकप्रिय सलाह को प्रकट करती है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जगहों से लोग आकर के अलग अलग पार्टी, चूँकि अलग अलग पार्टी बनाती तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्य समूहों से बनाती, तो वो सब एक प्रकार से जब एक में मिल जाएंगे तो वो अपनी अपनी बातों को कह पाएंगी और इससे जनता तक एक प्रक्रिया, जनता की बातें संसद तक बहुत आराम से पहुँच पाएगी। ठीक है, इसका लाभ ये है। तीसरा हानि ये है कि गठबंधन सहयोगियों की संचालन समिति अथवा समन्वय समिति सुपर कैबिनेट के रूप में कार्य करती है और इस तरह सरकारी तंत्र के कार्य में कैबिनेट की भूमिका और स्थिति को दुर्बल करती रहती है। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से दुर्बल प्रणाली, गठबंधन की सरकार एकदम से वो निर्णय नहीं ले पाएगी जो पहले ले पाती थी। इसके अलावा एक गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, किंतु सरकार की नीति के लिए समस्त गठबंधन सहयोगी की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसलिए गठबंधन सरकार सर्वसम्मति आधारित राजनीति की तरफ ले जाती है। जब सभी की सहमति होगी तभी वो होगा। यानी कि एक लोकतंत्र की एकदम से ज़बरदस्त प्रणाली बोल सकते हैं इसको, मतलब है। लेकिन कभी कभी ये प्रणाली एक प्रकार से जब कोई बड़े निर्णय लेने होते तब दिक्कत कर जाती है। डीमेरिट्स क्या है, यानी कि दोष क्या है, गठबंधन सरकार के छोटे घटक यानी राजा निर्माता की भूमिका अदा कर सकते हैं। वह सांसद में ताकत से अधिक मांग कर सकते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से चीज़ें, ये इसके दोष भी हैं। यानी इसके दोष, एक तरफ दोष भी हैं, दूसरी तरफ इसके एक प्रकार से लाभ भी हैं। ठीक है। पांचवा लाभ ये है कि गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ताने बाने को सुदृढ़ बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन सरकार क्षेत्रीय मांगों के प्रति अति संवेदनशील और उत्तरदायी होती है। चूँकि क्षेत्रीय मांगों को मानना पड़ता है, इसलिए है चूँकि जिन पार्टियों ने समर्थन किया है उनके जो सांसद विधायक होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो वो अपनी डिमांड को रखेंगे एक प्रकार सरकार के समक्ष और उनको मानना पड़ेगा। इससे जनता एक प्रकार से लाभान्वित होगी, वेलफेयर होगा। इसका डीमेरिट्स क्या है कि क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय फैसला लेने में क्षेत्रीय कथनों को सामने लाते हैं। यानी कि कहते हैं, वो कहेंगे कि भाई हमारे एरिया का विकास करो, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है। हर सांसद उठ करके बोलेगा कि ये करो वो करो, दुनिया भर का करो। तो इसमें क्या होगा, अपने हिसाब से कार्य करने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका पर जोर डालते हैं जो सांसद लोग होते हैं, नहीं तो गठबंधन से हटने की धमकी भी देते हैं। तो इस तरीके से जो एक प्रकार से जो एक केंद्रीय या एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई निर्णय लेना होता है तो ऐसे में दिक्कत आती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई निर्णय लेना रहता है या मान लेते कोई भी निर्णय बड़ा लेना होता है जिसमें एक पक्ष की फायदा और दूसरे पक्ष का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये एक हानि है इसकी। लाभ क्या है छठा, कि एक गठबंधन सरकार निरंकुश शासन की संभावना को घटाती है। यानी कि गठबंधन सरकार जो होती है उसमें निरंकुश शासन नहीं होगा। ठीक है, निरंकुश मतलब कि बिना अंकुश के शासन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाँ स्वतंत्र ना सिर पे कोई भाव ही मने करे जो सही। यानी कि निरंकुशता में मतलब क्या होता है कि भाई जब एक प्रकार से ऐसा शासन होने लगे कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े या जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, जनता की बातों को नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक प्रकार से गठबंधन जो होता है कहीं ना कहीं पे वो जरूरी होता है कि भाई आप एक प्रकार से सबसे उच्च नहीं, जनता जो चाह रही वही का आप काम करना पड़ेंगे। लेकिन अगर बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत है, तो सांसद लोग एकदम से पूरा किसी भी मुद्दा को पास करवाना तुरंत पास हो जाता है। लेकिन गठबंधन की सरकार में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यह सरकार के कार्य में एक ही राजनीतिक दल के कम वर्चस्व के कारण है। गठबंधन के समस्त सदस्य फैसला में हिस्सा लेते हैं और ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जरूरी भी होता है ताकि एक प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपनी मनमानी ना कर पाएं, ये दबदबा अपना कायम ना कर पाएं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी उन पर अंकुश हो, लगाव हो, लगाम हो। ठीक है,
गठबंधन सरकारों दोष क्या है? गठबंधन सरकारों के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं और कमियों के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं होते लेते हैं। सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बच करके वे दोषारोपण खेल सकते हैं कि हमने नहीं, आपने ऐसा किया है। इस तरीके से इसके कई डीमेरिट्स भी हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को आपने समझा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं बताने का प्रयास करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हिंदी के कोर्स लेना है तो हिंदी का कोर्स या एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का ही कोर्स आपको पूरा लेना है या किसी भी सब्जेक्ट का, तो मात्र 100 रुपये में कोर्स आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर एसएमएस करें 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर एसएमएस करिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से एसएमएस करने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पर 62 है, 2, ठीक है, 2, इस पर एसएमएस करेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, तमाम हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, हिंदी का कोर्स भी मिलेगा। हिंदी के अलावा हर एक सब्जेक्ट का कोर्स है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लेने का। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी का कोर्स आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर के साथ साथ और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। मॉडल पेपर के अलावा मैराथन क्लास होगी, ठीक है, मैराथन क्लास मिलेगी, और इसके अलावा रिवीजन क्लास मिलेगी। ठीक है, आपकी मतलब की जो रिवीजन क्लास होगी वो भी आपको मिलती रहेगी, रिवीजन क्लास हो जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मुहैया करवाई जाएंगी। हिंदी का भी कोर्स है और बाकी सब्जेक्ट का भी कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स या जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, इन सभी के कोर्स आपके लिए वैध हैं। तो सभी सब्जेक्ट को मात्र 100 रुपये में आपको मुहैया करवाया जाएगा। तो आप एकदम से क्या करें, तुरंत एसएमएस करें 91 से 93 60 62 पर, मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और क्लासेस आपकी होती रहेंगी, यूट्यूब पर क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो हिंदी क्लासेस हैं वो एकदम से वो आपको प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। हालांकि इनके पीडीएफ जो होंगे, हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ जो या चैप्टर के पीडीएफ जो आपको मिलेंगे वो एकदम से ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप कोर्स लेंगे तब। पहला प्रश्न, अर्धसंघवाद का उद्देश्य क्या है? अर्धसंघवाद का उद्देश्य क्या है भैया? कल्याणकारी राज्य के निर्माण के संबंध में, बिल्कुल कल्याणकारी राज्य के संबंध में इसका उद्देश्य है। अंतर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, ये भी उद्देश्य है अर्धसंघवाद का, क्वेसी फेडरलिज्म का। और भारत का विभाजन और तत्कालिक परिस्थितियां भी ऐसी थीं जिसकी वजह से अर्धसंघवाद को लागू किया गया। ये तीनों मैंने आपको बताया था, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख लें, कुछ विश्वविद्यालय जहाँ पर ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं पूछी जाएंगी तो इसके लिए मैंने बता दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन से अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ हैं। अर्धसंघीय प्रणाली के क्या लाभ हैं? देखिए राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण और सहयोग और समन्वय, तीनों एक प्रकार से अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सब मैंने बताया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप जो होता है वो क्या है भैया? कोलिशन। ठीक है, कोलिशन जो है ये अंग्रेजी रूप है इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चौथा प्रश्न है, गठबंधन राजनीति के प्रकार हैं। गठबंधन राजनीति के प्रकार हैं 1, 3, 2 या 4। गठबंधन राजनीति के प्रकार बताएं। गठबंधन राजनीति के प्रकार कैसे भाई, कितने प्रकार हैं गठबंधन राजनीति के? गठबंधन राजनीति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं गठबंधन राजनीति के? 3 प्रकार हैं गठबंधन राजनीति के। कितने प्रकार हैं भैया? गठबंधन राजनीति के 3 प्रकार हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कौन कौन से प्रकार हैं? गठबंधन राजनीति के 3 प्रकार आप लोगों को जानने चाहिए। ठीक है, गठबंधन राजनीति कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला प्रकार आपका है भैया संसदीय। गठबंधन राजनीति का प्रकार है पहला संसदीय, संसदीय पहला। ठीक है, दूसरा आपका है चुनावीय, चुनावीय, और तीसरा आपका है सरकारी। ठीक है, तो गठबंधन राजनीति के 3 प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे देखें, 5वां प्रश्न है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है? राष्ट्रीय एकता को हानि होती, बिल्कुल। कमज़ोर सरकार हो जाती है गठबंधन राजनीति में। ठीक है, और सरकारों में अस्थायित्व बिल्कुल भी नहीं रहता, कभी भी सरकारें भंग हो सकती हैं। राष्ट्रीय एकता को खतरा बना रहता है, कमज़ोर सरकार होती, कोई भी निर्णय अच्छे तरीके से नहीं ले पाती है। ये सब गठबंधन राजनीति के नकारात्मक पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया, समझा। अब जो अगला चैप्टर आपका होगा, अगले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम राजनीतिक दल की अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, राजनीतिक दल के आवश्यक और जो निर्धारक तत्व होते हैं उनके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है,
और इस तरीके से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दल के बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, राजनीतिक दलों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब समझें, क्या क्या दोष होते हैं, ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं विस्तार से आपको भारत में बताऊंगा, भारत में दल व्यवस्था, पार्टी सिस्टम के बारे में विस्तार से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको विस्तार से पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सब पार्टी सिस्टम है। इसके अलावा और भी कुछ पार्टी हैं, हालांकि सारी पार्टियों के बारे में आप सबको नहीं पढ़ना, कुछ पार्टी के बारे में आपको जान लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए हिंदी गद्य का जो एक प्रकार जो कोर्स है उसमें आप देखते हैं हिंदी का जो क्लासेस हो चुकी हैं, ये क्लास एक डेमो क्लास है, आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें एक प्रकार से हिंदी नाटक के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा करी, तो आप देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा सोशियोलॉजी का भी तीसरा चैप्टर आ चुका है, इसको देख लीजिएगा, चौथा चैप्टर भी आपका जल्दी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा और जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हमेशा शुक्ला स्टडी पॉइंट मेहनत करता रहा और लगातार करता रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।